जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के YouTube चैनल अपना स्टडी सेंटर में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह CDP के पहले ही अध्याय बाल विकास की अवधारणा और इसके अधिगम से संबंध का आज टॉपिक है। तो साथियों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो साथियों हमारा जो आज का सेशन है वह बाल अवस्था एवं बाल विकास। तो आज हम इसके अंतर्गत बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध पढ़ेंगे। यानी बाल विकास है क्या, इसका अर्थ क्या है और इसका अधिगम से क्या संबंध है, आज हम इसी अवधारणा पे बात करेंगे। तो सीधी सी बात है कि हम जो है तो पहला टॉपिक जो है तो बाल विकास की अवधारणा यानी बाल मनोविज्ञान। यहाँ पे देखें कि बाल मनोविज्ञान 0 से 18 वर्ष तक रहता है। यानी जो बाल विकास होता है वह 0 से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक को हम बाल विकास कहते हैं। यानी अगर जब बच्चा पैदा होता, जन्म लेता है और जन्म से 18 वर्ष तक उसकी जो अवस्था होती है वह बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की अवस्था कहलाती है। बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बालक या बाल और दूसरा क्या है विकास। पहला है बालक या बाल और दूसरा क्या है कि विकास, जिसका अर्थ होता है बालक के प्रत्येक आयाम का विकास ही क्या कहलाता है, बाल विकास। तो अगर हम बात करें जो बाल विकास का मतलब या आशय की बात करें तो जो बाल विकास है कि बालक के, जब एक बालक जन्म लेता है तो बालक के सारे आयामों का जब पूर्ण रूप विकास होता है तो वह बाल विकास कहलाता है। जब आयामों की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास है ना, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, तो वो जितने भी आयाम है एक बालक के, उन सभी आयामों का विकास ही क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। निषेचन क्रिया के उपरांत गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक के बालक के विकास को ही बाल विकास कहा जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि निषेचन क्रिया के उपरांत जब बालक गर्भ में आता है और गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक यानी 18 वर्ष की उम्र तक बालक का जो विकास होता है वह बाल विकास की जो है वह बाल विकास कहलाता है। यानी निषेचन क्रिया के बाद यानी गर्भ में आने से के बाद और 18 वर्ष की उम्र के पहले तक जो विकास होता है, क्रमबद्ध विकास होता है, वह विकास कहलाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाल विकास का इतिहास प्लेटो जो 427 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इनका समय माना जाता प्लेटो का। तो प्लेटो के अनुसार बालक की बाल्यावस्था में दिया जाने वाला प्रशिक्षण अपना प्रभाव बाद की अवस्थाओं में प्रभावित करता है। तो जो प्लेटो है उनका यह मानना था कि जो बालक की जो बाल अवस्था में जो उसे ज्ञान दिया जाता, जो अधिगम उसे कराया जाता, सिखाया जाता है, तो उसका प्रयोग वह आने वाली अवस्था में भी जो है तो उसका प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे बालक को अगर हम बाल अवस्था में बोलना सिखा देते हैं, लिखना सिखा देते हैं, पढ़ना सिखा देते हैं, तो उसका उपयोग वह आने वाली वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था है ना, किशोरावस्था, तो वयस्कता, इन अवस्थाओं में भी वह उन सारे अधिगम जो किया, उन सीखा, उनका प्रयोग वह कर सकता है। तो यहाँ से सीधा सा आशय है कि जो बालक सीखता है वह उस अपना जो प्रशिक्षण है उसको वह बाद की आवश्यकताओं जो अवस्थाएं हैं उनमें भी वह प्रभावित करता है। इस कारण प्लेटो को प्रारंभिक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसी वजह से जो प्लेटो है, प्लेटो को जो है तो बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सन 1774 ईस्वी में पिस्तोलॉजी नामक एक पिस्तोलॉजी ने बालक का प्रथम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया। तो एक जो 1774 में एक जो बाल मनोवैज्ञानिक थे पिस्तोलॉजी, उन्होंने बालक का प्रथम किस रूप में अध्ययन किया, वैज्ञानिक रूप में। उन्होंने एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। यानी पिस्तोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अपने ही बालक पर जो है तो अध्ययन किया था और उन्होंने उसी अध्ययन के अनुसार एक बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक
को भी प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपने 3.5 साल के पुत्र का अध्ययन किया। तो इसी पुस्तक में उन्होंने जब अपने 3.5 साल के पुत्र का अध्ययन किया और उसी का जो अध्ययन से जो प्रमाणित जो प्रमाणीकरण था उसको उन्होंने बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। फिर इसके बाद हम बात करें कि सन 1784 ईस्वी में हाइडमैन, फिर इनके बाद क्या कि 1784 में हाइडमैन जो एक कहाँ के चिकित्सक थे, जर्मन चिकित्सक थे, उन्होंने अपने बच्चों का मानसिक तथा शारीरिक विवरण प्रस्तुत किया। 19वीं सदी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। स्टैनली हॉल 1893 में इस आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं तथा इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है तथा इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। स्टैनली हॉल की पुस्तक नाम एंडोसेंस था, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1784 में एक हाइडमैन थे जो एक जर्मन चिकित्सक थे, उन्होंने अपने बच्चों का मानसिक और शारीरिक विवरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से रिसर्च किया और जो है तो अपने ही बच्चों के मानसिक और शारीरिक विवरण को प्रस्तुत किया। और 19वीं सदी में जो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई उसमें जो है तो स्टैनली हॉल एक बाल मनोवैज्ञानिक थे। स्टैनली हॉल जो 1893 में इस आंदोलन के क्या माने जाते थे, प्रणेता माने जाते थे और साथ ही इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। और इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी, यानी ये 2-3 प्रणेता थे। एक बाल मनोविज्ञान का जनक इन्हीं को माना जाता था, बाल मनोविज्ञान का जनक भी इन्हीं को माना जाता था और किशोर मनोविज्ञान का जनक भी इन्हीं को माना जाता था। और स्टैनली हॉल ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो एंडोसेंस नामक एक पुस्तक की रचना की थी। फिर इसके बाद हम बात करें कि इन्होंने ही बाल अध्ययन समिति एवं वेलफेयर संगठन का गठन किया था। तो इनके द्वारा जो है तो बाल अध्ययन समिति और वेलफेयर संगठन का भी अध्ययन किया था और अध्ययन गठन किया था। अब हम बात करेंगे साथियों विकास, परिपक्वता या अभिवृद्धि। विकास, परिपक्वता या अभिवृद्धि। तो यहाँ पे हम बात करें कि परिपक्वता का अन्य नाम ही विकास है। मानक के सभी आयामों में परिवर्तन जो है तो वह विकास कहलाता है। तो परिपक्वता का दूसरा नाम क्या है, विकास। यानी कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो मानक के सभी आयामों में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। तो जो एक बालक का आयाम होता है, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, यानी जितने भी आयाम हैं शारीरिक, बौद्धिक, है ना, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, तो जितने भी आयाम हैं उन आयामों का पूर्ण रूप से विकास ही क्या है, विकास कहलाता है। तो ये चाहे हम इसे विकास कह लें या परिपक्वता। इसके बाद वही लिखा है कि बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक या भावनात्मक विकास, भाषाई विकास, ये सब क्या है उसके परिपक्वता या विकास है। इसके बाद बात करें हम साथियों वृद्धि या अभिवृद्धि। तो जो वृद्धि या अभिवृद्धि, तो इसको हम देखेंगे कि मानव के शरीर के अंगों का बढ़ना ही क्या कहलाता है, वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाता है। तो मानव का जो शरीर है उसमें परिवर्तन होना, उम्र के साथ परिवर्तन होना, तो वह उसकी क्या कहलाएगी, वृद्धि कहलाएगी। यानी जब मानव का एक बालक का जब शारीरिक परिवर्तन होता है तो वह वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाता है। यहाँ पे वृद्धि और विकास में अंतर होता है, क्योंकि वृद्धि क्या एक शारीरिक प्रक्रिया, जबकि विकास जो है तो मानसिक प्रक्रिया होती है। अब हम यहाँ पे कुछ वृद्धि की विशेषताएं देखेंगे कि अभिवृद्धि या ग्रोथ यह बाहरी होती, तो यह कैसी होती, बाहरी होती है। इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
अभिवृद्धि शारीरिक होती है ना, यानी अभिवृद्धि जो है तो शरीर से जुड़ी होती है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, यानी जो अभिवृद्धि होती है, जो शरीर का विकास होता है तो वह एक निश्चित अवस्था में होता है और निश्चित समय तक होता है। यानी जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो शारीरिक विकास रुक जाता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, यानी विकास का तो एक निश्चित क्रम होता है, लेकिन जो अभिवृद्धि होती है इसका कोई विकास निश्चित क्रम नहीं होता। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, तो अभिवृद्धि को मापा भी जा सकता है। जैसे एक बालक है वह 2 फुट का है, फिर धीरे धीरे 2-4 साल बाद वो 4 फुट का हो जाएगा। तो इस तरह क्या अभिवृद्धि को जो है तो मापा जा सकता है। फिर हम बात करें विकास या डेवलपमेंट, तो विकास आंतरिक तथा बाहरी दोनों होता है। तो विकास कैसा होता है? विकास आंतरिक भी होता है और विकास बाहरी भी होता है। इसे महसूस कर सकते, इसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बालक सुनता है, सुनकर बोलने लगता है, तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं कि हाँ बालक बोलने लगा, है ना, समझने लगा। तो इस तरह क्या उसका विकास हो रहा है। विकास हर प्रकार का हो सकता है, तो विकास केवल एक प्रकार का नहीं, विकास कई प्रकार के हो सकते, चाहे वह मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, भाषाई विकास हो, लेखन विकास हो। मतलब विकास के जो कई प्रकार के आयाम होते हैं। विकास निरंतर होता रहता है। तो विकास क्या होता है? विकास पीढ़ी दर पीढ़ी यानी बढ़ता रहता है, वह क्रमानुसार बढ़ता रहता है। विकास जो है तो कभी रुकता नहीं है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। तो विकास का क्या होता है? विकास का एक निश्चित क्रम होता है, यानी विकास जो है तो पहले धीरे धीरे होगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यानी पहले बालक क्या सुनेगा, सुनने के बाद क्या बोलेगा, बोलने के बाद क्या पढ़ेगा, पढ़े के बाद फिर लिखेगा। तो इस तरह क्या होता है? विकास जो है क्रमानुसार होता है। लेकिन विकास का मापन क्या संभव नहीं है। विकास को IQ लेवल को हम माप नहीं सकते। यहाँ पे कुछ हम परिभाषाएं देखेंगे, जैसे सोरेनसन के अनुसार, है ना, एक सोरेनसन महोदय है, उन्होंने बाल विकास से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी हैं कि अभिवृद्धि शब्द का संबंध शारीरिक बुद्धि से होता है। इस बुद्धि वृद्धि को मापा व तोला जा सकता है। कहीं न कहीं विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है, परंतु यह शीघ्र वृद्धि के लिए केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे सोरेनसन महोदय कहते हैं कि जो अभिवृद्धि होती है उसका संबंध शारीरिक विकास से तो होता है और इस वृद्धि को क्या मापा और तोला भी जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं जो विकास होता है विकास का संबंध भी अभिवृद्धि से होता है। क्योंकि जब शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास या जो शारीरिक अभिवृद्धि नहीं होगी तो विकास भी संभव नहीं है। लेकिन यह शारीरिक वृद्धि के लिए केवल एक विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाता है। तो यह जो विकास है वह शारीरिक वृद्धि के लिए केवल कुछ विशेष ही परिस्थितियों में जो है तो विकास का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम देखें हरलॉक के अनुसार, तो हरलॉक महोदय क्या कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया बालक की सभी गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। तो वही बात है जो मैंने आपको अभी पिछले समय में बताया है कि जो बालक का जो विकास होता है वह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है और एक क्रम में चलती है और इसका जो प्रभाव है वह आने वाली अवस्थाओं में भी पड़ता है। इसी प्रकार हम देखें गैसल के अनुसार, तो विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जा सकता है तथा जांचा और किसी सीमा तक मुख्य 3 दिशाओं शरीर अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहार आत्मक मापा जा सकता है। तो गैसल महोदय वो क्या कहते हैं कि विकास क्या है, एक प्रत्यय से अधिक है और इसे देखा जा सकता है तथा जांचा भी जा सकता है, लेकिन किसी सीमा तक इसको जो है तो एक सीमा तक मापा और जांचा जा सकता है। और जो मानव का विकास है वह 3 दिशाओं यानी शरीर का अंकन विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहार आत्मक रूप से मापा जा सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे विकास की कुछ अवस्थाएं होती है, यानी प्रत्येक बच्चे के विकास विभिन्न अवस्थाएं होती है, इन्हीं में बच्चों का निश्चित विकास होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विकास निम्न चरणों में बांटा गया है।
तो वह कौन कौन से चरण है, चलिए देखते हैं। जो पहला चरण है कि बाल अवस्था, जन्म से कितने वर्ष, 3 वर्ष तक। प्रारंभिक शैशवावस्था 3 से 6 तक। मध्य शैशवावस्था 6 से 9 वर्ष तक। ये हत्या नहीं है, यहाँ पे दूसरा था, मध्य शैशव, यहाँ पे मध्यम था। मध्यम शैशवावस्था 9 से 12 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था 11 से 15 साल तक। किशोरावस्था 15 से 18 साल तक। और प्रौढ़ावस्था जो है तो 18 वर्ष से ऊपर ये जो है तो ये अवस्थाएं हैं, यानी जो प्रौढ़ावस्था होती है वह 18 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो चलती रहती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें रॉस के अनुसार, तो यहाँ पे रोस है, यहाँ पे रॉस के अनुसार जो शारीरिक विकास की अवस्थाएं हैं, तो जो शैशवावस्था वह 1 से 5 साल तक होती है। बाल अवस्था 5 से 12 साल तक होती है। और जो किशोरावस्था वह 12 से 18 साल तक। और प्रौढ़ावस्था 18 साल से ऊपर। सीधी सी बात है कि वही बातें जो है तो दोहराई गई है। अब हम बात करेंगे कि बाल विकास की प्रमुख विशेषताएं। बाल विकास की प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं, जैसे बाल विकास की प्रक्रिया जो होती है वह प्राकृतिक, सरल और स्वाभाविक होती है। यानी जो एक बालक का विकास होता है वह प्राकृतिक तरीके से, सरल तरीके से और स्वाभाविक रूप से बालक का जो विकास है वह संपन्न होता है। बाल विकास को छात्रों, शिक्षक, अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी बालक का जैसे जैसे विकास होगा तो बालक का क्या है, वह शिक्षक के लिए भी सुविधापूर्वक होगा, अभिभावकों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बाल विकास के द्वारा ही बालक का क्या है कि विकास होता है ना। बाल विकास शारीरिक कार्य एवं व्यवहार में परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जैसे ही बालक का विकास होता है वह शारीरिक रूप से भी परिपक्व होता है, व्यवहारिक रूप से भी परिपक्व होता है, तो जो उसके विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके व्यवहार को देखकर बाल विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी एक बालक का जो व्यवहार है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसी को देखकर यह माप सकते हैं कि ये इसका जो है बाल विकास किस स्तर पर हुआ है। बाल विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह बाल विकास की स्थिति का पता कुछ निर्धारित मानकों के द्वारा किया जा सकता है। तो बाल विकास कैसी प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और बाल विकास की स्थिति का पता हम कुछ निर्धारित मानकों के आधार पर कर सकते हैं। बाल विकास के स्तरों का वर्गीकरण करके उसके स्वरूप को निर्धारित किया जाता है। तो बाल विकास का जो एक स्तर है, पहले क्या कि शैशवावस्था है ना, बाल्यावस्था, फिर धीरे धीरे जो अवस्थाएं होती है तो एक क्रम में आती रहती हैं, तो उन्हीं के अनुसार जो है तो उसके जो स्वरूप को निर्धारित किया जाता है। बाल विकास एक वर्गीकृत प्रक्रिया। तो बाल विकास कैसी प्रक्रिया, एक वर्गीकृत प्रक्रिया है। बाल विकास में सभी बच्चों में कुछ या अंतर पाया जाता है। तो चूंकि क्या कि एक बालक का जो विकास होता है वह कई प्रकार से होता है। यानी अगर हम बात करें तो एक से अधिक बालक है तो उनका भी जो विकास होगा वह एक क्रम में होगा, लेकिन भिन्न भिन्न होगा, है ना। तो कोई बालक है कि पहले पढ़ना सीख लेता, कोई बोलना, कोई चलना। तो इस प्रकार क्या है कि जो विकास के क्रम है वो तो एक है, लेकिन जो अवस्थाएं हैं, जो विकास बालकों का जो विकास, उसमें भी कुछ अंतर पाया जाता है। बाल विकास के सिद्धांत, इसके मापन की प्रक्रिया पूरी तरह से विज्ञान के नियमों पर आधारित होती है। यानी जो बाल विकास के सिद्धांत है और इसके जो मापन की प्रक्रिया है वह पूरी तरह से वैज्ञानिक नियमों के पर आधारित होती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि बाल विकास की अवधारणा को एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहते हैं। यानी बाल विकास को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी कहते हैं। आधुनिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो बाल विकास है वह कैसी प्रक्रिया, आधुनिक है और सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टियों का प्रयोग किया जाता है।
तो बाल विकास एक मानव सामाजिक प्रक्रिया है और इसमें जो है तो छात्र का सर्वांगीण विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टि यानी वैज्ञानिक मानकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि बाल विकास का अधिगम से संबंध। तो शारीरिक विकास में उच्च स्थिति की अवस्था में अधिगम या सीखने की प्रक्रिया तेज एवं स्थायी रूप से होती है। यानी जैसे ही बालक का शारीरिक विकास की स्थिति जो उच्च स्थिति होती है, तो उस अवस्था में जो बालक के अधिगम या सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह तेज होती है और स्थायी रूप से होती है। और शारीरिक विकास की अच्छी स्थिति में न होने पर अधिगम की प्रक्रिया क्या है, धीमी होगी। तो सीधी सी बात है कि अगर बालक का शारीरिक विकास बढ़िया तरीके से हो रहा है, हष्ट पुष्ट है ना, तो उसका क्या अधिगम की प्रक्रिया उसकी अच्छी होगी। लेकिन वही बालक एक मानसिक रूप से प्रताड़ित है ना, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो उसके जो अधिगम की प्रक्रिया होगी वह धीमी होगी। संज्ञानात्मक विकास की उचित स्थिति ही अधिगम को उच्च एवं स्थायी बनाती है। जो एक बालक की जो संज्ञानात्मक यानी ज्ञान अर्जन शक्ति है, प्रक्रिया है, तो उसकी स्थिति में ही बालक का जो अधिगम है वह उच्च एवं स्थायी बनाता है। सामाजिक विकास की प्रभावशीलता ही प्रभावी अधिगम का मार्ग प्रशस्त करती है। तो बालक का सामाजिक विकास की जो प्रभावशीलता है वह अधिगम के मार्ग को प्रशस्त करती है। संवेगात्मक स्थिरता के माध्यम से ही बालक क्या है कि संतुलित कार्य करना, व्यवहार करना सीखता है। नैतिक विकास के आधार पर ही छात्र का जो नैतिक कार्यों एवं गतिविधियों को सीखता है। तो बालक का जो एक संवेगात्मक स्थिरता के माध्यम से बालक क्या है, संतुलित कार्य करता है ना, कुछ नैतिक विकास करता है। तो नैतिक विकासों के आधार पर ही छात्र के जो नैतिक गुण है उनके में जो है तो विकास होता है। मानसिक विकास के आधार पर ही छात्रों के द्वारा तर्क, चिंतन एवं खोज संबंधी गतिविधियाँ सीखी जाती है। तो जैसे ही बालक का मानसिक विकास होगा तो उसके जो मानसिक विकास के स्तर के द्वारा ही जो है तो उसकी जो है तो तर्क करने की, चिंतन करने की, खोज करने की जो सारी गतिविधियाँ हैं तो वह जो है तो मानसिक विकास के आधार पर ही सीखता है। फिर हमारा टॉपिक अगला है कि बाल विकास का उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि बाल विकास का उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है। तो जो पहला टॉपिक है यहाँ पे कि बाल विकास के आधार पर शिक्षक द्वारा स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों का अच्छा शारीरिक विकास किया जाता है। तो बाल विकास के आधार पर ही जो एक शिक्षक होता है वह स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों का एक अच्छा शारीरिक विकास करता है। यानी जो है तो उनमें जो है तो संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। बाल विकास के आधार पर विद्यार्थियों का मानसिक विकास बढ़ाने का कार्य शिक्षक, विद्यालय तथा अभिभावक द्वारा किया जाता है। तो बाल विकास के माध्यम से ही बालक का जो शैक्षिक विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, तो वह अभिभावक तथा परिवार में और शिक्षकों के माध्यम से और विद्यालय के द्वारा किया जाता है। बाल विकास द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालय द्वारा छात्रों की संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को उपलब्ध कराई जाती है। यानी बाल विकास के द्वारा ही है जो विद्यार्थी, जो शिक्षक है वह विद्यालय में छात्रों की जो संवेगात्मक स्थिरता है उसको उत्पन्न करने वाली जो गतिविधियां हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। बाल विकास के आधार पर छात्रों का क्या सामाजिक विकास किया जाता है। यानी बाल विकास के आधार पर ही बालकों का सामाजिक विकास किया जाता है ना। बाल विकास के आधार पर ही शिक्षक द्वारा प्रभावित अधिगम प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। यानी बाल विकास के द्वारा जो एक शिक्षक होता है वह अधिगम से आयोजित जो प्रक्रियाएँ करता है जिससे बालक क्या अधिगम करता है। बाल विकास के आधार पर ही बालकों का वह भाषाई
विकास होता है, यानी बालक की जो बाल विकास की अवस्था अगर वह अच्छी है तो बालक का क्या भाषाई विकास होगा, है ना। बाल विकास के आधार पर ही विद्यार्थियों में क्या नैतिकता और मानवता की भावना का विकास होता है, जिससे बालक जो है तो आगे चलकर एक अच्छा व्यक्ति बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे परिवार में नहीं जुड़ा है तो आप अपना स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, है ना, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।